हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू माय डेविल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल जो बिना आहान के परमिशन के अपने लहंगे को चेंज करके एक मेड का कपड़ा पहन लेती है, जो कि रॉयल ब्लू कलर का एक बैकलेस सूट था। उस मेड के पास दुपट्टा ना होने की वजह से श्रीजल का गोरा बदन जो कि साफ नजर आ रहा था। उस सूट का नेक जो कि थोड़ा सा डीप था, जिसकी वजह से श्रीजल की हल्की फुल्की क्लेवर्स भी नजर आ रही थी। और वहीं आहान को जैसे ये एहसास होता है कि श्रीजल के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो बिना उनके परमिशन लिए लहंगा चेंज करके किसी मेड का सूट पहन ली है, तो वो पूरी तरह से बौखला उठते हैं और उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए बाथिंग टब के अंदर डाल देते हैं। रात भर बाहर सोने की वजह से वैसे ही श्रीजल के बदन में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और ऊपर से इस तरह ठंडे पानी में उसे डालने की वजह से श्रीजल और ज़्यादा सिकुड़ जाती है। लेकिन अभी भी आहान थमे नहीं थे। पहले वो उसे थोड़ा डराते हैं और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खुलता है। श्रीजल को थोड़ी सी तो राहत महसूस हुई थी। उसे लगा था शायद वो उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए आए हैं, मगर उसकी आंखें तो तब चौंक जाती हैं जब आहान उसके उसी बाथिंग टब में बर्फ के कुछ क्यूब्स डाल देते हैं, जिससे पानी चरम सीमा पर ठंडा हो चुका था। श्रीजल जो अपने हाथों से अपने आप को पकड़ती है और पूरी तरह से सिकुड़ते हुए श्रीजल जो अपने ही बाहों में सिकुड़ जाती है और आहान को डरी और सहमी निगाहों से देखने लगती है। तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना कि आहान खुराना के खिलाफ जाने से क्या क्या हो सकता है। मेरे बिना परमिशन के अगर तुमने कोई काम करने की सोची भी तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा, या अगली बार शायद इससे भी बहुत बुरा। श्रीजल की निगाहें जो पूरी तरह से नीचे आकर के झुक गई थी, उसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आहान की नज़रों से अपनी नज़रें मिला सके। आहान जोर से उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहते हैं, अब यहीं पर रहो और तड़पो, ठंड के मजे लो, हैव फन। और ये बोल कर कि वो वहाँ से खड़े होते हैं और तुरंत ही बाथरूम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं श्रीजल जो टब के भीतर काफ़ी सिकुड़ करके बैठी हुई थी, उसका गोरा बदन जो कि ठंड की वजह से और ज़्यादा रेड होने लगा था, और वहीं उसकी हथेलियाँ भी काँप रही थी। और वहीं श्रीजल के होंठ जो कि पहले से ही थोड़े बहुत लाल थे, मगर अब वो और ज़्यादा लाल होते जा रहे थे। बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ डर नजर आ रहा था। पानी में उसका रॉयल ब्लू सूट जो कि भीगकर उसके अपने ही बदन से चिपक चुका था। हर सेकंड इस जगह पर बिताना कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये वक्त उसका गुजर ही ना रहा हो। उसने अपने कान को लगातार सिर्फ आहान की बातों को सुनने में लगा रखा था कि शायद आहान उसे जल्द से जल्द कमांड करे और वो तुरंत ही इस जगह से बाहर निकल जाए। धीरे धीरे उसके शरीर में इतनी ठंड पड़ने लगती है कि उसका अपना ही दांत जो कि अब आपस में टकराने लगा था। श्रीजल की हालत अब और ज्यादा नाजुक होती जा रही थी। उसका बदन जैसे सुन्न सा हो जा रहा हो। साथ में उसके दिल में एक दहशत थी कि अब उसके साथ आगे क्या होगा। उसकी भीगी हुई पलकों के नीचे से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वैसे तो उसके साथ पहले भी बहुत बुरा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी, मगर इस वक्त उसका बदन जो कि इतने ठंड को बर्दाश्त करने के लिए शायद तैयार नहीं था। वहीं लगभग 10 से 15 मिनट अब बीत चुके थे। श्रीजल जो लगातार कांपे जा रही थी, और अब उसके बदन जो कि धीरे धीरे सुन्न भी पड़ने लगे थे, जैसे उसका अपना ही शरीर अब उसके कंट्रोल में ना रहा हो। उसने तो जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसे लगा था शायद अब आज दिन भर उसे यहीं पर रहना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके दिल को राहत देते हुए एक आवाज उसके कानों के पास आकर के गूंजती है, बाहर आओ। जैसे ही आवाज श्रीजल के कानों में पड़ती है, वो अपनी आंखों को धीरे से खोलती है। उसकी पलकों पर पानी की बूंदें जैसे जम सी गई हों। शरीर उठाने की तो उसके अंदर ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सुन्न जैसे हाथों को टब के किनारे पर रखा
और धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसके लिए टब से बाहर निकलना भी कोई पनिशमेंट से कम नहीं था। सेजल जैसे तैसे उठती है और ठंडे पानी से भीगा उसका रॉयल ब्लू सूट, जो कि अब उसके बदन पर इस हद तक चिपक चुका था कि उसके हर बॉडी के आउटलाइन को वो साफ तरीके से दिखा रहा था। वही उसके शरीर से कुछ पानी की बूंदें जो कि धीरे धीरे टपकते हुए गर्दन से होते हुए उसके कॉलर बोन को टच करे और फिर कॉलर बोन से नीचे जाते हुए वो धीरे धीरे सेजल के सूट के अंदर जाने लगती हैं। साथ ही वो सूट अब इस हद तक भीग चुका था कि उसके अंदर के शरीर को भी वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी से दिखा रहा था। उसके होठों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताज़ी ताज़ी स्ट्रॉबेरी तोड़ लाई हो, और वहीं उसकी आंखों से लगातार आंसू उसके गाल पर गिरते जा रहे थे। वो जैसे ही कमरे की तरफ अपने पाँव को बढ़ाती है, वो देखती है कि कमरा तो पहले से ही बहुत ठंडा हो रखा है और सामने आहान जो कि अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए हुए उसे टेबल पर रखे हुए अपने आप को पूरी तरह काउच पर लीन किए हुए अपने ग्लास में वाइन लेकर के बैठे हुए उसी को घूरे जा रहे थे। वो उसे देखकर कुछ बोलते तो नहीं हैं, बस उनकी आंखों में एक सेटिस्फैक्शन जरूर नजर आ रही थी। सेजल जिसने अपने ही बाहों में खुद को ढक रखा था और वो जिस तरह से कांप रही थी, आहन के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है। सेजल जो जानबूझ करके एसी से दूर जाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे एसी की ठंडी हवा ना लगे, लेकिन आहन उसे उधर जाने नहीं देते। वो उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, उधर कहाँ जा रही हो? मैं इधर बैठा हूँ ना, तो इधर आओ। जैसे सेजल आहन की इतनी बात सुनती है, वो कांपते हुए पैरों से उनकी तरफ आगे बढ़ जाती है। आहन जो वाइन का एक सिप लेते हुए ग्लास को टेबल पर रख देते हैं और सेजल को घूर घूर कर देखने लगते हैं। वहीं सेजल की बॉडी जो कि अब काफ़ी हद तक उस ट्रांसपेरेंट कपड़े से नजर आने लगी थी, लेकिन आहन की नज़र जैसे ही उसके बदन पर पड़ती है, वो झटके से अपनी नज़र को ऊपर कर लेते हैं और सिर्फ अब उनकी नज़र सेजल के चेहरे पर ही थी। आहन जो जानबूझ करके एसी के ठीक सामने बैठे हुए थे। सेजल जो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी, तो आहन उसे थोड़ा तेज आवाज में कहते हैं, क्या कल परसों तक पहुंचने का इरादा है? थोड़ा तेज नहीं चल सकती हो तुम? पैर में कांटे चुभ रहे हैं क्या तुम्हारे? सेजल जो अपना सिर धीरे से ना में हिला देती है, लेकिन कुछ भी बोलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, उसका गला इतना भारी हो रखा था। वहीं सेजल जो पूरी कोशिश करते हुए आहन की तरफ आ जाती है और ठीक उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। आहन जो उसे थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेट जगह पर खड़ा करते हुए कहते हैं, थोड़ा लेफ्ट में आओ। सेजल जो उनके कहने पर थोड़ा लेफ्ट की साइड में जाती है और आहन उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, अब यहीं पर बैठ जाओ। सेजल चुपचाप किसी रोबोट की तरह उनकी बात मान रही थी और तुरंत ही उनका कमांड फॉलो करते हुए वो उसी जगह पर बैठ जाती है। आहन जो अपने पैरों को टेबल से हटाते हैं और नीचे बैठी सेजल की तरफ अपने चेहरे को थोड़ा झुकाते हुए कहते हैं, कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है? सेजल जो अपना सिर धीरे से हाँ में हिला देती है और वहीं उसके बदन लगातार कांपे जा रहे थे। उसके दांतों के टकराने की आवाज़ अभी भी आहन को सुनाई दे रही थी। आहन जो उसके गालों को जोर से पकड़ करके अपनी तरफ ऊपर करते हुए कहते हैं, अगली बार से याद रखोगी ना, बिना मेरे परमिशन के कुछ नहीं करना है। सेजल फिर से अपना सर हाँ में हिलाती है तो आहन उससे कहते हैं, ये बार बार अपना सर क्यों हिला रही हो? मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही क्या तुम्हारे? बोलो, हाँ बोलो। सेजल जो अपने होंठ को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करती है और फिर आहन के कहे मुताबिक वो धीरे से कहती है, हाँ। उसके लाल पंखुड़ी जैसे होंठ जो कि लगातार कांपे जा रहे थे, जिसे देखकर आहन पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो आगे के शब्दों को बोलते ही नहीं। वो झटके से उसे अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, अब इसी तरह से पड़ी रहो। लगभग 5 से 10 मिनट और बीत जाते हैं। सेजल जो उसी जगह पर बैठी थी जहां पर एसी की हवा डायरेक्टली उसके बदन को ठंडा कर रही थी। सेजल की हालत अब और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वहीं उसे आहन से कुछ पूछना था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आहन को डिस्टर्ब कर सके। वो जैसे ही अपने सिर को हल्का सा टिल्ट करके आहन की तरफ देखती है, वो देखती है कि आहन किसी ज़रूरी काम में व्यस्त है,
लेकिन ये शेजल के लिए इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से उसका पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वो आहान की तरफ देखती है और धीरे से खड़ी होती है। आहान को एहसास तो हो जाता है कि शेजल खड़े होकर के उन्हीं की तरफ आ रही है, लेकिन आहान एक बार भी उसकी तरफ देखने को राजी नहीं होते। वो लगातार अपने काम में ही व्यस्त थे। शेजल जो धीरे धीरे कदमों से फिर से आहान के पास आते हुए कहती है, सुनिए। शेजल जैसे इतना बोलती है, आहान फिर भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। शेजल फिर से उनसे कहती है, सुन रहे हैं आप? प्लीज सुन लीजिए, मुझे कुछ पूछना था आपसे। वहीं आहान जो लैपटॉप में अपनी नज़र गड़ाए हुए उससे कहते हैं, तुम्हारा क्या लगता हूँ मैं? भूल गई? शेजल जिसे ये तो पता ही नहीं था कि वो उसके क्या लगते हैं, क्योंकि कभी भी आहान ने उसे ये बात बताया तो था नहीं। शेजल जो कंफ्यूज होते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, आप क्या लगते हैं मेरे? आहान जैसे ही ये सुनते हैं वो उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? अगर तुम मेरी स्लेव हो तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो जो पूछना है मुझे बॉस कह करके पूछो। अगर मन किया तो हाँ, और अगर मेरा मन नहीं किया तो ना। बात आई समझ? शेजल जो लगभग अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ, जैसे ये सुनते हैं वो एक बार शेजल को देखते हैं और फिर अपनी नज़र को फिर से लैपटॉप में गड़ाते हुए कहते हैं, वॉशरूम जाना है, गो। शेजल जो कहती है, जी ठीक है, और ये बोल करके वो फिर से अपने कदम को बाथरूम की तरफ बढ़ा लेती है। 2 मिनट बाद शेजल बाथरूम से वापस आ चुकी थी और वो ठीक आहान के कहे उसी जगह पर जाकर के बैठ जाती है। आहान जो बगल में उसको बैठता हुआ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि शेजल जानबूझ करके उसी एसी के ठीक एक्यूरेट सामने जगह पर बैठी है जहाँ पर हवा डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ रही है, तो आहान अपने आप से ही कहते हैं, जो भी कहो ये मेरी स्लेव लॉयल तो है, चाहती तो जानबूझ करके इधर उधर भी बैठ सकती थी। इतना खौफ होना ज़रूरी है, वरना मैं किस काम का बॉस। और आहान फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर काम करते करते आहान को फ़ोन पे किसी का नोटिफिकेशन आता है और आहान उस नोटिफिकेशन को देख करके तुरंत ही उसका रिप्लाई करते हैं और अपने लैपटॉप को बंद करके उसे टेबल पर रखते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अभी वहीं शेजल के बदन में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी जगह पर इसी तरह से बैठी रहे, जिसकी वजह से वो हल्का सा आगे की तरफ झुकती है और अपने हाथों को उसी कांच के टेबल पर रखते हुए उस पर अपने सिर को टेक लगा लेती है। वहीं आहान जो अपनी गाड़ी लेते हैं और अपने मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। आहान जो मेंशन से बाहर निकल चुके थे, वहीं वो खुद ही अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। आहान को अपनी गाड़ी ड्राइव करना खुद काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वहीं लगातार उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आते जा रहा था, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हुए फ़ोन को उठाते हुए कहते हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्लेन उड़ा नहीं रहा हूँ जो उड़ करके तेरे पास आ जाऊँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, भाई हमेशा किसी सेलिब्रिटी की तरह लेट ही करते हैं आप, कितने देर से फ़ोन किया था मैंने। आहान जो कहते हैं, मैं कुछ काम कर रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ अब तो काम करेंगे ही, अब भाई बात अलग हुई है ना आपकी, अब आप हमारी तरफ बैचलर थोड़ी ना रह गए हैं। आहान जैसे ये सुनते हैं वो उस पर नाराज़ होते हुए कहते हैं, मैं आकर बात करता हूँ। वहीं लगभग थोड़ी देर में आहान की गाड़ी जो एक बड़े से बंगलों के पास आकर के रुक जाती है। बाहर से कुछ बॉडीगार्ड्स उनका दरवाज़ा खोल देते हैं। आहान जो बाहर निकलते हैं और तुरंत ही उस बंगलों के अंदर आ जाते हैं। वहीं हॉल में कुछ 3 से 4 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। आहान जैसे वहाँ पहुँचते हैं, सारे के सारे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और एक एक करके आहान से गले मिलने लगते हैं। वहीं आहान सबको दूर करते हुए कहते हैं, कैसी अजीब हरकतें हैं ये, गले क्या लग रहे हो? हम क्या किसी कुंभ मेले में बिछड़े हुए भाई लोग हैं? आहान की बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं आहान के सबसे क्लोज और सबसे पुराने दोस्त, जिसका नाम ऋषि था,
वो अहान के हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है भाई, हैंडशेक तो कर ले। अहान जो कहते हैं, और किस खुशी में? सारे लोग जो एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे शादी के खुशी में। अहान जैसे ही सुनते हैं वो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, ओह गॉड, तो तुम लोग को पता चल गया हाँ? सारे लोग जो कहते हैं ऑब्वियसली। वहीं ऋषि के बगल में बैठा एक लड़का जो कि अहान का बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ उनका काफी अच्छा दोस्त भी था। वो अहान के हाथ पर मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा हाँ? वैसे भी हमारे बहुत सारे खबरी हैं और सब तुम्हारे बारे में सारे डिटेल्स हमें बताते रहते हैं। अहान जो अपनी वाह में चढ़ाकर कहते हैं, तो इस बारे में बात करने के लिए बुलाया तुम लोग? ऋषि जो उन्हें वाइन का ग्लास पकड़ाते हुए कहता है, अरे कम ऑन यार चिल, वैसे पार्टी कब दे रहा है ये बता। वही माहिर जो कहता है, अरे पार्टी छोड़, ये बता कि भाभी जी से कब मिलवा रहा है। भाई हम भी तो देखें, इतने दिनों से प्ले बॉय बनता फिरता बंदा अचानक किसी लड़की में इतना इंटरेस्टेड कैसे हो गया कि एक ही दिन में उसे शादी करने का मन कर गया? मतलब उससे एक दिन पहले मिला था, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था इसका? अरे ये तो बाहर निकलने वाला था, शायद दुबई है ना। अहान जो कहते हैं, उस बारे में हम बात नहीं करते ना। ऋषि जो कहता है, फिलहाल गर्म टॉपिक तो यही है, इसी बारे में बात करेंगे। अच्छा बता ना क्या क्या हुआ। अहान जो अपनी भौवें से घूरकर कहते हैं, क्या मतलब है क्या क्या हुआ? वही माहिर जो कहता है, अरे झूठ मत बोलिए। अच्छा कहीं छुपा तो नहीं रही है? माहिर के बगल में बैठा लड़का जिसकी अहान से दोस्ती तो थी, मगर हाँ अहान से वो डरता भी था। वो अहान से लगभग 2 से 3 साल छोटा था। वो थोड़ा डरते हुए ही कहता है, अरे नहीं नहीं, अहान जी ज़रूर शर्मा रहे होंगे। अहान जो उसे घूरते हुए कहते हैं, तो तुम्हारे अंदर भी इतनी हिम्मत आ गई कि अब तुम भी मुझे टीज कर रहे हो हाँ? अहान की इतनी ही बात सुन करके वो तुरंत ही खड़े होते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए। वैसे भी अहान जी तो आजकल ऑफिस आएंगे नहीं, मुझे तो चलना चाहिए है ना अहान सर? अहान जो कहते हैं, अच्छा अभी अहान जी से अहान सर, फिर कहीं मुझे भगवान मत बना लेना तुम। ऋषि जो कहता है, अरे नहीं नहीं, वो भी जानता है भगवान थोड़ी ना, हाँ शैतान भले बोल सकता है वो तुझे। भगवान जैसी कोई क्वालिटी है तेरे अंदर? वहीं बचे खुचे 2 लोग भी वहां से उठते हुए कहते हैं, हम भी चलते हैं। वो तीनों के तीनों अहान से ज़्यादा क्लोज नहीं थे, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि अहान से वो तीनों की बहुत ज़्यादा फटती थी। माहिर और ऋषि जो आराम से अब अहान के सामने बैठ गए थे और वो लगातार अहान से उनकी बीवी और उनकी शादी के बारे में पूछ रहे थे। माहिर जो कहता है, अरे मैंने सुना है कि तूने कुछ पैसे भी दिए उन लोगों को। भाई लड़कियां दहेज देती है ना, तू अब से दहेज देने लगा। अहान जो कहते हैं, उसकी इतनी औकात नहीं है कि मुझे दहेज दे सके, और वैसे भी बीवी नहीं, समझ ले कुछ दिनों के लिए स्लेव है मेरी। वो एक बार ऋषि को थोड़ा सीरियसली देखता है, लेकिन ऋषि अपनी पलक झपका करके उसे कुछ इशारा कर देता है। अहान जो वाइन पीते पीते उन दोनों की कॉन्वर्सेशन को देखकर कहते हैं, ये क्या हीर रांझा की तरह एक दूसरे को मटक मटक के देख रहे हो हाँ? मुझसे बात करना है तो मुंह से बोलो, आंखों से क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे के प्रेमिका हो? ऋषि जो हंसते हुए कहता है, अरे कुछ भी बोलता है हाँ? अच्छा ये बता, इतना टाइम क्यों लगा हाँ? कर क्या रहा था तू? अहान जो कहते हैं, कुछ काम कर रहा था, बताया तो है, ऑफिस का कुछ काम था। माहिर जो कहता है, लेकिन ऑफिस तो तू उस समय जा ही नहीं रहा, कम से कम परसों, हाँ परसों ही गया था तू, उसके बाद ना कल आया ना आज आया, और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ महीने तक तो आने वाला भी नहीं है ना? अहान जो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी कुछ टाइम तक मैं घर से ही काम करना प्रेफर करूँगा। ऋषि जो कहता है, हाँ हाँ भाई, अब तो घर ही अच्छा लगेगा, ऑफिस क्यों अच्छा लगेगा अब आपको? अहान जो कहते हैं, ऑफिस में मेरा एक पर्सनल रूम है जहाँ पर मैं अक्सर अपना वक्त बिताया करता था, शायद तुम्हें याद होगा। ऋषि जो कहता है, हाँ याद है तो फिलहाल मैं अपने फार्म हाउस में रह रहा हूँ, और अब मुझे मेरा पर्सनल रूम नहीं बल्कि पूरा पर्सनल हाउस मिल रहा है जहाँ पर मैं जो मन चाहे वो कर सकता हूँ। माहिर जो कहता है, लेकिन अब तो लड़कियाँ वगैरह यूज़ करना बंद कर दिया होगा ना तो? अहान जो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी एक लड़की में इन्वॉल्व होकर के रह जाऊँगा? मैं बहुत ही लॉजिकल बंदा हूँ, और प्यार मोहब्बत जैसी स्टूपिड चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। एक लड़की में सिर्फ वो इन्वॉल्व रहता है जिसे एक लड़की से मोहब्बत हो। वैसे मुझे तो सिर्फ लड़कियां टॉय की तरह लगती हैं, एंड दैट्स इट। वही माहिर जो कहता है,
तो मतलब शादी के बाद भी तो यूज़ करेगा? आहान जो फिर से वाइन की एक सिप लेते हैं और काउच की तरफ अच्छे से लीन होते हुए कहते हैं, लेगा का क्या मतलब है? मैं तो कल ही बुलाया था तृप्ति को। वहीं माहिर जो इस बात से एकदम से शॉक हो गया था, वहीं ऋषि के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर जाती है। आहान जो उन दोनों को देखकर कहते हैं, चलो हम फिलहाल कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया सामने। और फिर वो कुछ देर उन लोगों से बैठ करके बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं। वहीं आहान के मेंशन में शेजल जो अभी भी अपनी जगह पर उसी तरह से बैठी हुई थी और वहीं उसकी आंखें भी अब बंद हो चुकी थी। उसने अपने सिर को टेबल के ऊपर रखा हुआ था और उसके दोनों हाथ भी टेबल पर ही थे, लेकिन अभी भी उसकी पूरी शरीर कांप रही थी। अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी आंख भी खोल सके। 1 से 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और शेजल उसी जगह पर वैसे ही पड़ी रहती है जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई स्टैचू बन गई हो। यहीं दूसरी तरफ ऋषि और माहिर साथ ही आहान की मीटिंग अब खत्म होती है और आहान खड़े होते हुए कहते हैं, चलो मैं निकलता हूँ। माहिर जिनके हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहता है, चल चल, समझ रहा हूँ काफ़ी बेताबी हो रही होगी ना, उसे बिना देखे रहा नहीं जा रहा होगा। आहान जो कहते हैं, वो कोई देखने वाली चीज़ थोड़ी ना है। अब वैसे भी अगर तू अपने लिए कोई टॉय खरीद के लाता है तो उसके साथ सिर्फ खेलता है, ना कि बैठ के उसकी खूबसूरती देखता है। सो जस्ट लाइक दैट। माहिर जो आहान की बात सुन करके कहता है, मानना पड़ेगा तेरे जैसा प्ले बॉय और ठरकी लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। वहीं आहान के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। वहीं ऋषि भी उनके साथ हैंडशेक करते हुए कहता है, कोशिश अच्छी कर रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू कर। जैसे ही आहान ऋषि की बात सुनते हैं, वो अपने हाथ से उसके हाथ को जोर से दबाते हैं, जिससे ऋषि के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज होने लगे थे। माहिर जो तुरंत ही आहान को रोकते हुए कहता है, भाई भाई भाई, उसका हाथ टूट जाएगा यार। और तुझे तो पता ही है अभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, बेचारा हाथ टूट जाएगा तो किसके सहारे जिएगा ये। ऋषि जो उसके सर पर मारते हुए कहता है, बदतमीज, तू मुझे फेवर कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है। आहान भी उन दोनों की बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं, तुम दोनों को कोई एक लड़की भी भाव नहीं देती है, कुछ सीखो मुझसे। आहान जैसे ही ऋषि का हाथ छोड़ता है, ऋषि अपने हाथ को पॉकेट में डालते हुए कहता है, भाई अगर पैसे फेंके ना तो लड़की हमारे पास भी आना शुरू कर देंगी, लेकिन हमें ना टॉय नहीं चाहिए, हमें गर्लफ्रेंड्स चाहिए। क्यों माहिर? माहिर भी कहता है, हाँ भाई ये तो है, लाइक मैं वन वुमन टाइप मैन हूँ, मुझे 25 लड़कियों को डेट करने में कोई शौक नहीं है। ऋषि भी कहता है, एक लड़की ढूंढूंगा लेकिन इतनी बेस्ट कि मुझे 25 लड़कियों की ज़रूरत ना पड़े। आहान जो कहते हैं, चलो ठीक है, ये 25 लड़कियों को डायलॉग मत मारो तुम लोग, मैं निकल रहा हूँ। और ये बोल कर कि वो वहाँ से चले जाते हैं। माहिर जो आहान को देखते हुए कहता है, क्या ठरकी लड़का है यार ये, मतलब पहले से ही ऐसा था ना ये, जब से मैं इसे देख रहा हूँ। वहीं ऋषि भी आहान को जाता हुआ देखकर कहता है, भाई देख ले कितना ठरकी है। माहिर जो कहता है, हाँ वही तो देख रहा हूँ। वहीं ऋषि भी उसका जवाब देते हुए कहता है, वो वही तो दिखाना चाहता है। माहिर जैसे ऋषि की बात सुनता है, वो तुरंत ही अपने चेहरे को ऋषि की तरफ घुमाकर कहता है, क्या मतलब? ऋषि जो तुरंत ही अपने सिर को ना मिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, छोड़ उसे, चल हम काम कर लेते हैं। ऑफिस जाकर के एक मीटिंग भी अटेंड करनी है मुझे, मैं निकलता हूँ। माहिर भी उससे कहता है, चल ठीक है, मैं भी मिलता हूँ बाद में। वहीं आहान जो गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने स्टीयरिंग पर पकड़ कसते हुए कहते हैं, एक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं मेरा। दुनिया में 4+ बिलियन लड़कियां हैं, फिर किसी एक लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं हर दिन लड़कियां ही बदल लूं। वहीं आहान जो अब अपने मेंशन के पास पहुंच चुके थे, आहान जो अपने मेंशन के अंदर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और अपने बाल को सेट करते हुए अपने रूम की तरफ आ जाते हैं। वो जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोल करके अंदर एंट्री लेते हैं, वो देखते हैं कि उनके ठीक सामने शेजल जो बिल्कुल बेहोशी हालत में टेबल के पास अपने सिर को रख करके पड़ी हुई है। मगर आहान उसे देखकर पूरी तरह से उसे इग्नोर कर चुके थे, जैसे उन्हें शेजल की हालत से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वो बाथरूम के अंदर जाते हैं और शावर लेकर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन शेजल अभी भी उसी पोजीशन में पड़ी हुई थी।
वहीं आहान जो टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने वाइन का ग्लास लेना था। वो ग्लास लेते ही हैं कि गलती से उनका हाथ शेजल के हाथ से हल्का सा टच हो जाता है और जैसे ही शेजल के हाथ से उनका हाथ टच हुआ था उन्हें एहसास होता है कि इस वक्त शेजल का शरीर कितना गर्म हो चुका है। वैसे तो वो उसे टच नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो एक तेज आवाज से शेजल को उठाते हुए कहते हैं, हे यू, आराम से सो रही हो। वो तब भी नहीं उठती, जिसकी वजह से वो अपने पैरों से उसके पैर पर हल्का सा मारते हुए कहते हैं, तुम ही से बोल रहा हूँ। अचानक से शेजल के पैर पर कुछ महसूस होने की वजह से वो टेबल पर ही अपने सिर को रखे हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करती है, मगर उसकी आंखें इतनी भारी हो रही कि उसे अपनी खुद की आंखें खोलने में भी बहुत मेहनत लग रहा था। वहीं जैसे ही वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोल करके आहान को बगल में खड़ा पाती है, वो अपने हाथ को टेबल पर रखकर उसे सपोर्ट देते हुए अपने आप को ठीक से बैठाती है और फिर आहान को देखकर कहती है, जी कहिए। उसकी आवाज़ भी पूरी तरह से बैठ चुकी थी। आहान जो उसके ठीक सामने बैठते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? क्या नाटक मचा रखा है यहाँ पर? और इस तरह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए कहा था, सोने के लिए नहीं। वही शेजल के होंठ जो लगातार कांपे जा रहे थे क्योंकि उसकी शरीर गर्म थी, मगर अंदर ही अंदर उसे बहुत ठंड लग रही थी। आहान जो उसे देखकर कहते हैं, अभी तक तुम्हारे कपड़े भी नहीं सूखे हैं ठीक से। शेजल जो कहती है, जी मुझे ठंड लग रही है, मुझे गीले कपड़े हैं ना। आहान जो कहते हैं, अब समझ में आया, बिना मेरे परमिशन के कपड़े चेंज करने का क्या अंजाम हो सकता है। शेजल जो बस अपने सिर को हाँ में हिला देती है, वहीं उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। आहान जो उसके सामने से उठ जाते हैं और वो क्लोजेट के सामने आकर के अपने क्लोजेट का दरवाजा खोलते हैं और उसमें से एक हुडी निकालते हैं और वो शेजल के ठीक सामने आते हुए उसके मुंह पर उस हुडी को फेंकते हुए कहते हैं, जल्दी से इसे पहन लो। शेजल के मुंह पर जैसे ही वो कपड़ा पड़ा था वो तुरंत ही उस हुडी को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैं पहन लूँ इसे? आहान जो कहते हैं, कह रहा हूँ तो पहन लो ना, बिना कहे तो पहन कर आ गई थी, अब जब बोल रहा हूँ तो बात समझ नहीं आ रही है? एक बार में सुनाई नहीं देता तुम्हें? जल्दी पहनो। शेजल तुरंत ही अपने उन्हीं भीगे कपड़ों के ऊपर ही उस हुडी को पहनने लगती है, जिससे आहान अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, ये क्या पागल लड़की है, तुम्हें बोला है मैंने इसे पहनने के लिए। शेजल जो कहती है, मैं पहनी तो रही हूँ, अब कैसे पहनूं? आहान जो कहते हैं, तुम गीले कपड़े के ऊपर मेरा हुडी पहनोगी और उसके बाद मेरा हुडी गीला नहीं हो जाएगा, स्टूपिड हो। शेजल जो कहती है, पर मैं कपड़े। आहान जो कहते हैं, हाँ अपने कपड़े निकाल कर इसे पहनो। शेजल जैसे ही ये सुनती है वो अपनी नज़र को आहान की तरफ करती है और अपनी बड़ी बड़ी निगाहों से उन्हें टुकुर टुकुर देखने लगती है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि आहान कहना क्या चाहते हैं। आहान जो झटके से अपने वाइन के ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहते हैं, तुम्हें एक बार में बात सुनाई नहीं देती? तुम्हें पता है मुझे बात रिपीट करने की ना तो आदत है और ना ये सब मुझे पसंद है। तुरंत अपने कपड़े उतारो और इससे पहनो। शेजल को अब समझ आ चुका था कि आहान उससे क्या कह रहे हैं, तो वो तुरंत ही अपनी चेस्ट को ढकते हुए कहती है, नहीं, मैं आपके सामने कपड़े नहीं उतार सकती। आहान जो हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो किसके सामने उतारना है? वैसे भी तुम्हें बहुत लोग मिलने वाले हैं जिनके सामने तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू एंड इट शुड नॉट बी अ बिग डील फॉर यू। चलो तुरंत इसे उतारो। शेजल कहती है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। आहान जो कहते हैं, अच्छा नहीं उतारोगी? मैं उतार दूं? शेजल तुरंत ही पीछे जाते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज नहीं। आहान जो कहते हैं, ओह गॉड, मुझे अभी तुम्हारे कपड़े उतारने की कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुमसे भी अच्छी खूबसूरत बोल्ड और हॉट बॉडी वाली लड़कियां मेरे आसपास मंडराती हैं, तो तुम अपनी फिगर को अपने पास रखो। मैं बाहर जा रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर इसे पहनकर रेडी रहना। और ये बोल करके आहान बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे वो बाहर गए थे, शेजल जल्दी जल्दी अपनी जगह पर बैठे हुए ही अपने कपड़े को जैसे तैसे करके उतारने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि खड़े होने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। लगभग 5 मिनट होते हैं और शेजल अपने कपड़े को बदल चुकी थी। वहीं उसके गीले भीगे कपड़े जो कि अभी उसके हाथ में थे
वो मुश्किल से उठने की कोशिश करते हुए उस कपड़े को बालकनी के पास सुखाने के लिए जाने वाली ही होती है, लेकिन वो अपनी जगह से उठ ही नहीं पाती। तब तक आहान पीछे से आते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? शेजल जो खुद से कहती है, हाँ, अब क्या करूं? मेरे पैर तो इसमें दिख रहे हैं। शेजल जो अभी अपने पैर को ढकने की पूरी कोशिश कर रही थी, आहान जो से देखकर कहते हैं, इस गीले कपड़े को बाहर फेंको। शेजल के हाथों में सिर्फ वही कपड़ा था जिससे वो अपने पैरों को ढक सकती थी। अब ये ऑप्शन भी उससे दूर जा चुका था। आहान जो से कहते हैं, मैंने कहा इसे तुरंत ही बाहर की तरफ फेंक दो। शेजल बिल्कुल वैसा ही करती है। अब शेजल के पास कोई कपड़े नहीं बचे थे। वो हिम्मत करके उठती है और दीवार का सहारा लेते लेते बालकनी के पास जाती है और उन कपड़ों को फेंक देती है। उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं और वो रेलिंग को पकड़ के खड़ी हो जाती है। वहीं आहान उसे बेदर्दी से उसके बाजू को पकड़ करके उसे रूम के अंदर लाते हैं, लेकिन तब तक शेजल का पूरा पैर लड़खड़ा चुका था और वो अपनी ही जगह पर बैठ जाती है। आहान जो फिर से उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब शेजल अपनी जगह से हिलने के लिए भी तैयार नहीं थी। आहान जो पीछे मुड़ते हैं और उसे घूर कर कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? इतना ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? चला नहीं जा रहा? पैर में ताकत नहीं बची तुम्हारे? शेजल जो अपना सिर धीरे से उनकी तरफ उठाकर कहती है, मुझसे चला नहीं जा रहा, पैर दर्द हो रहा है, सब भारी भारी हो रहा है मुझसे। और ये बोल करके वो अपनी जगह पर ही एकदम से गिर जाती है। आहान जो ऐसे शेजल को बेहोश होता देखकर कहते हैं, अरे इसे क्या हो गया? और ये बोल करके वो उसके गाल के पास अपने हाथ को लाते हैं कि तब तक वो तुरंत ही अपने हाथ को पीछे करते हुए कहते हैं, गॉड क्या करूं मैं इसका? वो तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकलते हैं और दो स्टाफ को बुलाते हुए कहते हैं, इसे तुरंत ही बेड पर लेटाओ। वो दोनों स्टाफ मिल करके शेजल को बेड पर लेटाते हैं और तुरंत ही उसे ब्लैंकेट उठा देती हैं। आहान जो से कहते हैं, इसका टेम्परेचर चेक करो कैसा है। एक स्टाफ जो कहते हैं, सर इनके बदन तो पूरे जल रहे हैं, शायद बहुत तेज बुखार है इन्हें। आहान जो कहते हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह हो सकती हैं इसे प्रोवाइड करवाओ और इसके सर पर वो ठंडी पट्टी वाला प्रोसेस करो और जल्द से जल्द इसे ठीक करो। वो स्टाफ जो बिल्कुल वैसा ही करती हैं। आहान जो ठीक उसके सामने ही बैठे हुए थे और वो अपने लैपटॉप को फिर से खोल लेते हैं। वहीं लगातार सारे स्टाफ मिल करके शेजल के खिदमत में लगी हुई थी। कुछ जो भीगे पट्टी को उसके माथे पर रख रही थी और वहीं कुछ स्टाफ जो उसके पैर के तलवे पर मालिश कर रही थी। आहान जो काम करते करते शेजल को एक बार अपनी निगाहों से देखते हैं और फिर उसे देखते हुए कहते हैं, इतनी नाजुक हो तुम, कैसे बर्दाश्त कर पाओगे मुझे 6 महीने? आहान खुराना के साथ तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी, या मुझे लगता है इस बीच ही तुम अपना दम तोड़ दोगी। खैर मुझे इन सबसे क्या, मुझे तो सिर्फ तुम्हें यूज करना है और वो मैं पूरी तरह से करूंगा। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या शेजल ठीक हो पाएगी और ठीक होने के बाद आहान उसके साथ क्या करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू माय डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।